इस वीडियो में हम लोग करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। हम जानेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और किस प्रिंसिपल पर किस तरह से यह काम करता है। तो मैं यहाँ डिफिनेशन भी लिख देता हूँ। इट इज एन अरेंजमेंट of four resistor in the form of a bridge used for measuring one unknown resistor in terms of other three रेसिस्टर्स। तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? हमारा 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है। यह पता करने के लिए, मेजर करने के लिए एक रेसिस्टर को, मेजरिंग वन रेसिस्टर अननोन रेसिस्टर, एक मेजरिंग वन अननोन रेसिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेसिस्टर। 3 रेसिस्टर के अपेक्षा हम लोग किसी एक अननोन रेसिस्टर का वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। उसी को पता करने का यह हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक तरीका है। तो हम लोग इसमें 4 रेसिस्टर रखते हैं, उसको हम लोग कुछ ब्रिज के फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। जैसे एक रेसिस्टर कुछ इस प्रकार से हम लोग 4 रेसिस्टर को अरेंज करके रख देते हैं। ये हमारा नोन वैल्यू है। इस रेसिस्टर का हम वैल्यू जानते हैं, इस रेसिस्टर का भी वैल्यू हम जानते हैं, और यह एस रेसिस्टर है जिसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इसका वैल्यू हमें पता करना है। और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेसिस्टर लगा के रखा है। यह एक ऐसा रेसिस्टर है जिसका वैल्यू हम जानते हैं। अपने जानकारी के रहते हुए हम इसके वैल्यू को बढ़ा या घटा फिक्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको मैंने क्या कर दिया, अपने सोर्स से कनेक्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर है जो करंट का पता लगाता है। तो हम इस वेरिएबल रेसिस्टर के वैल्यू को कुछ इस तरीके से बढ़ा घटाकर अरेंज करेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें जीरो वैल्यू दिखाने लगे, वह ऐसा दिखाने लगे कि यहाँ पर करंट का कोई फ्लो नहीं हो रहा है। उस तरीके से हम इस वेरिएबल रेसिस्टर को फिक्स कर लेंगे और इसके वैल्यू को हम जानकर रखेंगे, पता करके रखेंगे। तो जब हमारे इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरह का वैल्यू नहीं दिखाएगा, जीरो वैल्यू दिखाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। कब कहेंगे? जब गैल्वेनोमीटर shows no deflection,
मतलब इसमें जो कांटा लगा हुआ होगा वह हिले डुलेगा नहीं, वह 0 वैल्यू पर फिक्स रहेगा। मीन्स 0 करेंट वैल्यू। तो अगर हमने इस रेसिस्टर को कुछ इस तरीके से बढ़ा घटा कर फिक्स किया कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी भी तरह का करंट का वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा यह व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वह क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। और हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगा वह कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो फिर हम यहां से पता कर लेंगे S जो कि हमारे पास अननोन वैल्यू है, इसका वैल्यू हम यहां से कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे कि S रेसिस्टर का कितना वैल्यू है। तो यह हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया जिसमें हमने 4 रेसिस्टर लगा के रखे हैं और 4 रेसिस्टर में हमारा जो एक रेसिस्टर है वह अननोन है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, और एक रेसिस्टर हमने वेरिएबल रेसिस्टर रखे हैं जिसका वैल्यू हम बढ़ा घटा रहे हैं। और बढ़ा घटाने के बाद जब हमारा यहाँ पर करंट का फ्लो 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। तो इस इक्वेशन के मदद से हम आसानी से पता कर लेंगे कि कोई अननोन रेसिस्टर का वैल्यू कितना होगा। इस इक्वेशन को हम चाहें तो आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का स्टेप फॉलो करेंगे। तो चलिए अब हम अपने व्हीटस्टोन ब्रिज के इक्वेशन को प्रूफ करके देखते हैं। तो ये हमने बैटरी लगा के रखा है, इस बैटरी के ईएमएफ को हम नाम दे देते हैं E। यह E ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ से करंट का फ्लो I, जितना करंट का फ्लो इधर से जाएगा उतने ही करंट का फ्लो इधर से रिटर्न हो जाएगा। अब यह करंट यहाँ पर आने के बाद किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, वह 2 पार्ट में टूट जाएगा। एक I2 करंट इधर की ओर जाएगा और I1 करंट इधर की ओर जाएगा। फिर यह करंट I2 करंट आने के बाद यहाँ पर कोई करंट फ्लो कर रहा होगा अगर, तो उस करंट को मैं नाम दे देता हूँ IG करंट। तो I2 करंट यहाँ पर आया इस नोड पर और I2 करंट में से IG करंट निकल गया, तो यहाँ पर क्या करंट बचा, यहाँ पर बचा I2 माइनस IG करंट। उसी तरह से यहाँ से I1 करंट आ रहा है और यहाँ से IG करंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हमें करंट मिलेगा, यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा वह होगा I1 प्लस IG करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, KCL के हिसाब से। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ A नोड को, इसको नाम दे देता हूँ B, इस नोड को नाम दे देता हूँ C और इस नोड को नाम दे देता हूँ D। अब मैं लूप A B D A में किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करके इक्वेशन को लिखते हैं। ओके, तो लूप A B D A में मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, I2 करंट P रेसिस्टर को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो मैं क्या करता हूं, निगेटिव लेकर चलता हूं। तो I2 P करंट यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद इसमें से IG करंट क्या हो जा रहा है, वह भी निकल जा रहा है, तो मैं नाम दे देता हूँ IG। इस गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टर होगा उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ G। या यहाँ पर आने के बाद हम किस लूप में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ABDA, इस लूप में बात कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गया, तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो मैंने इधर को निगेटिव लिया था, तो जब मैं उल्टा जाऊंगा तो इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया I1R इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरा एक तैयार हो गया। अब दूसरे लूप में मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ,
ये वाले लूप में मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, लूप बी सी डी बी। तो इस लूप में मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो फिर उसी प्रकार से चलता हूँ। ये करंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसका अपोजिट साइन लेकर चल रहा हूँ, तो मैं इसको फिर से माइनस में ले लेता हूँ। आप पॉजिटिव में भी लेंगे तो जिसको ये पॉजिटिव को फिर निगेटिव करना पड़ेगा, अगर आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ पर फिर निगेटिव करेंगे। तो I2 माइनस IG कर देता हूँ, फिर Q कर देता हूँ, प्लस ये अब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो करंट ऐसे जा रहा है और मैं ऐसे चल रहा हूँ, तो यहाँ प्लस ले लेता हूँ। और रेसिस्टर का वैल्यू है यहाँ पर S, जो कि हमें पता नहीं है। उसके बाद फिर हम इसमें चले आते हैं। यह भी करंट इस दिशा में जा रहा है, लेकिन हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं। हम लोगों ने जो लूप पकड़ के रखा है कुछ इस प्रकार से पकड़ के रखा है, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ और इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे तैयार हो गए हैं। यह हो गया हमारा इक्वेशन 1 और यह हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब इन केस ऑफ जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वह कैसा है, बैलेंस है, तो मैं लिख देता हूं इन केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वह बैलेंस है, तो यहाँ पर हमारा करंट का क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो IG करंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IG करंट हमारा 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ पर IG करंट है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 का वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन किस प्रकार से बन जाएगा, इक्वेशन 1 जो है वह बन जाएगा माइनस I2P, ये तो रहेगा, ये 0 हो गया, ये रहेगा, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं ओके। इक्वेशन 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा इक्वेशन 2। तो यहाँ पर IG का वैल्यू हम 0 रख देंगे, फिर यहाँ पर IG का वैल्यू हम 0 रख देंगे, फिर यहाँ पर IG का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 हमारा बनकर आ जाएगा माइनस I2Q प्लस I1S इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम आसानी से लिख सकते हैं I1S इज इक्वल टू I2Q। तो इस तरीके से मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से हम यहां पर लिख सकते हैं I1 बटा I2 इज इक्वल टू P बटा R। उसी तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं I1 बटा I2 इज इक्वल टू Q बाई S। तो देख रहे हैं कि जहाँ हमने दोनों जगह पर I1 बटा I2 का रेशियो निकाल लिया है, तो यानी कि हमारे पास क्या इक्वेशन निकल कर चला आया, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। तो ये मैंने प्रूफ कर लिया कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस हो तो हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में के मदद से किसी अननोन रेसिस्टर के वैल्यू को इस प्रकार से इक्वेशन में रखकर आसानी से पता कर सकते हैं कि उस अननोन रेसिस्टर का वैल्यू कितना होगा। अब देखेंगे, ये तो बात मैं कह रहा हूं कि हम इस R
रेसिस्टर के वैल्यू को वेरी कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से R रेसिस्टर के वैल्यू को वेरी करना आसान नहीं है। इसीलिए इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के आधार पर हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करेंगे जिसका नाम होगा मीटर ब्रिज, और या फिर हम कहेंगे स्लाइड वायर ब्रिज। तो चलिए देखते हैं मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज यह किस प्रकार के होंगे और किस तरीके से काम करेंगे। तो देखेंगे ये मैंने मीटर ब्रिज का डायग्राम बना लिया है। यह मीटर ब्रिज जो है यह व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर काम करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये हमारा मीटर ब्रिज है। इस मीटर ब्रिज में हमने क्या किया है कि हमने कॉपर स्ट्रिप के मदद से हमने एक नॉन रेसिस्टर के वैल्यू को रख दिया है। साथ में हमने इस कॉपर स्ट्रिप के मदद से अननोन रेसिस्टर S को यहाँ पर रख दिया है, और हमने कॉपर स्ट्रिप के मदद से एक यहाँ पर तार खींच दिया है, और यहाँ पर मैंने स्केल लगा रखा है, और यहाँ पर मैंने इसके बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर से एक तार निकाल कर लाया हूँ जो कि मैंने यह कॉपर स्ट्रिप जो लगाया था वहाँ पर यहाँ मैंने जैक के मदद से इसको फिक्स कर दिया है। फिक्स नहीं किया है, इसको वेरी करने के लिए, आगे पीछे बढ़ाने घटाने के लिए मैंने यहाँ जैक के मदद से इसे लगा दिया है। तो देखिए मैं वहां पर कह रहा था कि हमें क्या करना है, रेसिस्टर को वेरी करना है। तो रेसिस्टर को वेरी करना, वेरिएबल रेसिस्टर को वेरी करना इस तरीके से आसान नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग आसानी से रेसिस्टर के वैल्यू को, वेरिएबल रेसिस्टर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम तार को इधर की ओर, इस जैक को इधर की ओर घसकाएंगे, स्लाइड करेंगे या फिर इधर की ओर स्लाइड करेंगे, तो उसी क्रम में इस वायर का जो पार्ट है कुछ कम पार्ट कनेक्ट करके करंट फ्लो करेगा, इधर से ज़्यादा पार्ट कनेक्ट करके करंट का फ्लो करेगा, तो L कम हो जाएगा इधर, तो इधर रेसिस्टेंस कम मिलेगा, इधर L बढ़ जाएगा तो इधर रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो इस क्रम में हम लोग इसको आसानी से इसके रेसिस्टेंस को यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने अभी जहाँ पर इस जैक को लगा कर रखा है उसकी लंबाई, यहाँ तार की लंबाई L है, और मैंने यह 100 मीटर का लेंथ लेकर रखा है, तो बाकी जो बच गया उसकी लंबाई हो गई 100 माइनस L। अब यहाँ का रेसिस्टेंस का वैल्यू P हो गया और यहाँ के रेसिस्टेंस का वैल्यू Q हो गया, और साथ में मैंने एक बैटरी जोड़ कर रखा है जो कि बैटरी EMF का है, और यह की है, चाबी है जो कि सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए है। तो यह व्हीटस्टोन ब्रिज अब किस प्रकार से काम करेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ही अनुसार काम करेगा। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर आना चाहिए था, हमारे पास बनकर आना चाहिए था P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनकर आना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे पास P कितना है, P जो है हमारे पास वह, अगर हम R रेसिस्टर मान ले, इस वायर का रेसिस्टेंस R मान ले जो लेंथ L के साथ वेरी कर रहा है, तो P का वैल्यू हो गया R इंटू L, और Q का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, Q का वैल्यू हो गया R इंटू 100 माइनस L। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, P के जगह पर मैं क्या कर देता हूँ, RL रख देता हूँ, और Q के जगह पर मैं क्या रख देता हूँ, R 100 माइनस L कर देता हूँ, और फिर यहाँ R/S कर देता हूँ। तो ये R तो कट गया, बचा क्या, मुझे S का वैल्यू मालूम करना है। तो S इज इक्वल टू क्या हो गया, R/L इंटू
100 माइनस L। तो इस प्रकार से हम इस S अननोन रेसिस्टर के वैल्यू को काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज के मदद से, जो कि बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो अब इस सेशन को हम लोग अंत करेंगे। इस वीडियो में आपने सीखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के आधार पर, चूंकि रेसिस्टर को हमें वेरी करना है और रेसिस्टर को वेरी करना यूं ही आसान नहीं है, तो हम लोग मीटर ब्रिज के मदद से काफ़ी आसानी से रेसिस्टर को वेरी कर सकते हैं। तो मीटर ब्रिज के मदद से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग किसी अननोन वैल्यू रेसिस्टर का वैल्यू पता कर सकते हैं। रेसिस्टर जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम लोग आसानी से इस इंस्ट्रूमेंट के मदद से, इस व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।